यह पेपर है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 का पेपर है। ग्रुप बी का पेपर देखने जा रहे हैं। ग्रुप ए का पेपर हमने देख लिया है और यह जो पेपर हुआ था वो 8 सितंबर 2025 को पेपर हुआ था और इसकी मॉडल आंसर की जो आरपीसी द्वारा जारी की गई वो 28 अक्टूबर 2025 को जारी की गई और इसके अनुसार ही हम पेपर को देखने जा रहे हैं। जब भी फाइनल आंसर की आएगी तब हम इसको दोबारा देखेंगे और यदि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो भी गलत बताया है तो ये आंसर की हैं, आप इस आंसर की में एक बार देख लेना। इसे अटैच कर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी हैं। यदि पीडीएफ देखना चाहते हैं तो वहां से सीधा देख सकते हैं। तो मेरे साथ पेपर को देखने के लिए चले शुरू करते हैं। किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे गए थे। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बारडोली के मंदिर की नहीं है। बारडोली के मंदिर की जो विशेषता यहाँ पर नहीं है बतानी है। तो यहाँ नारी का सुंदर अंकन जो है वो बारडोली के मंदिर की विशेषता है। स्तंभों पर उत्कीर्ण कला ये बारडोली के मंदिर की विशेषता है और सादगीपूर्ण जो छतें हैं ये इसकी विशेषता नहीं है और पंचायतन शैली ये बारडोली मंदिर की विशेषता है। तो सादगीपूर्ण छतें नहीं हैं, बारडोली के मंदिर की विशेषताओं में नहीं गिनी जाएगी। अगला प्रश्न है चित्रकला। चित्रकला से संबंधित प्रश्न है किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन सही हैं। सही कथन बताने हैं। कथन दिए हैं राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विषय। राधा कृष्ण का जो सौंदर्य रूप जो है इसमें मुख्य विषय था। दूसरा कथन है अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा चोली और पारदर्शी आंचल दिया है। तीसरा कथन है इस शैली के चित्रकार सीताराम भवानीदास और कल्याणदास थे। तो ये तीनों ही जो कथन हैं वो सत्य दिए हैं। पहला कथन है कि इसमें राधा कृष्ण का जो सौंदर्य चित्रांकन रूप मुख्य विषय था। दूसरा इसमें जो चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा चोली और पारदर्शी आंचल दिया है और इसमें चित्रकारों के बारे में सीताराम भवानीदास और कल्याणदास थे, ये भी सही दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं होली के अवसर पर नहान का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है। तो होली के अवसर पर नहान का आयोजन जो है वो सांगोद में किया जाता है। होली के अवसर पर नहान का आयोजन। अगला प्रश्न है रामानंद के संदर्भ में कथनों पर सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प दिए हैं कि संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे। दूसरा कथन दिया है कि रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है। तो दो कथन यहाँ पर दिए हैं। इसमें केवल पहला कथन सत्य बताया है कि संत पीपा के निवेदन पर जो है वो रामानंद जो है वो राजस्थान आए थे संत पीपा के निवेदन पर। दूसरा जो है वो व्यापक रूप से प्रभाव दिखाई नहीं देता, यह गलत दिया है। अगला प्रश्न है जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है। जैसलमेर के लोकगीत में प्रमुख रूप से ख्याल गाया जाता है। ख्याल से संबंधित यहाँ पर जैसलमेर में तो महेंद्रारी जो ख्याल है वो जैसलमेर के लोकगीतों में प्रमुख रूप से गाए जाने वाला ख्याल जो है वो महेंद्रारी ख्याल है। अगला प्रश्न है सुमिलित नहीं बताना है यहाँ पर। तो ग्रंथ और लेखक दिए हैं। राजविलास के जो लेखक हैं वो मानकवि हैं। बुद्धि विलास के लेखक बख्तराम शाह हैं। भीम विलास के यहाँ पर गलत दिया है और विजय विलास के लेखक जो हैं वो बिशन सिंह बारट हैं। राजविलास के कविमान, बुद्धि विलास के बख्तराम शाह और विजय विलास के बिशन सिंह बारट दिया है। भीम विलास का जो है यहाँ पर गलत बताया है। अगला प्रश्न है राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिसकी पदावती में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर जारी की गई। यहाँ पर राज्यपाल बताना है। जो राष्ट्रपति शासन वापस लेने की जो घोषणा है वो 2 अवसरों पर जारी की गई। तो रघुकुल तिलक जो हैं वो ऐसे राज्यपाल हैं जो राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों में जारी की गई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा जारी की गई। यहाँ भी रघुकुल तिलक, दोनों ही प्रश्नों में जो आंसर हैं वो रघुकुल तिलक दिया है। पहले वाले प्रश्न में ये पूछा था
पहले वाले प्रश्न में था कि राज्यपाल पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों में की गई। राष्ट्रपति शासन वापस लेने की घोषणा 2 अवसरों में की गई, रघुकुल तिलक। और दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर पूछा था कि राज्यपाल पहचानिए जिन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा जारी की गई, तो यहाँ पर रघुकुल तिलक होगा। ऑप्शन में यहाँ पर संपूर्णानंद दिया था, एम चन्ना रेड्डी दिए थे, वेदपाल त्यागी भी दिया था, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की घोषणा के मामले में रघुकुल तिलक आंसर सही है। अगला प्रश्न जो है, दुकुल, अंशुक, वसन, चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम हैं? दुकुल, अंशुक, वसन, चोल ये जो परिधान के नाम हैं तो ये साड़ी से संबंधित परिधान हैं। ये दुकुल, अंशुक, वसन और चोल। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार निम्नलिखित में किसके पास था? लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का जो प्रभार है वो किन के पास था? पहली लोकतांत्रिक सरकार से संबंधित प्रश्न पूछा है, तो यहाँ आंसर नाथूराम मिर्धा दिया है कि पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का जो प्रभार है वो नाथूराम मिर्धा के पास था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव जो सम्मिलित नहीं है बताना है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो शिवचरण माथुर के समय जो मुख्य सचिव दिया है वो गलत दिया है, और हरिदेव जोशी के समय जो मुख्य सचिव रहे थे वो नरेंद्र चंद्रा थे। टीकाराम पालीवाल के समय जो मुख्य सचिव रहे थे SW शिवेश्वर थे। जगन्नाथ पहाड़िया के समय मुख्य सचिव MM के वली थे। तो ये जो है वो मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से सम्मिलित प्रश्न पूछा था, जिसमें शिवचरण माथुर के जो समय मुख्य सचिव थे वो यहाँ गलत दिया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में यहाँ कथनों पर विचार करना है। मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में यहाँ कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया है कि उसमें अनुच्छेद 153 के अधीन अर्हता यानी जो योग्यता है वो होनी चाहिए, अनुच्छेद 173 के अधीन। दूसरा कथन दिया है कि अनुच्छेद 190 के अधीन निर्हता अयोग्यताएं नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ जो कथन है उनमें केवल एक सही होगा। यहाँ कथन जो अनुच्छेद 173 के अधीन ये योग्यता है, केवल एक कथन यहाँ पर सही माना है कि मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में यहाँ पर कि अनुच्छेद 173 के अधीन जो योग्यता है वो होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा है। यहाँ त्रुटिपूर्ण कथन बताना है, जो गलत कथन है वो बताना है। यहाँ राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग यह एक स्वायत्तशासी निकाय है। यह कथन सही है कि भी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो एक स्वायत्तशासी निकाय है। इसके पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां हैं, यह भी सत्य है। इसका अपना अन्वेषण दल है, यह भी सत्य है कि इसका एक अपना अन्वेषण दल है। उसके अलावा जो चौथा कथन दिया है कि यह राजस्थानी भाषा में भी परिवेदनाएं ग्रहण करता है, तो यह गलत बात है। यहाँ पर भी ये राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो राजस्थानी भाषा में परिवेदनाएं जो ग्रहण नहीं करता है। अगला प्रश्न है, प्रशासन और संस्थापन के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पर प्रशासन और संस्थापन के लिए ग्राम पंचायत की जो स्थायी समिति का जो अध्यक्ष है, पदेन अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? वो सरपंच होता है। प्रशासन और संस्थापन की ग्राम पंचायत की जो स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है वो सरपंच होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पहला कथन दिया है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा मामले की जांच कर सकारात्मक रिपोर्ट करने के पश्चात किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। किसे हटाया जा सकता है?
आरपीसी के सदस्य को पद से हटाने के लिए पहले कथन में बताया है कि कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है। और दूसरा कथन यहाँ बताया है कि राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को आदेश द्वारा सीधे हटा सकता है यदि राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शिथिलता के कारण वह अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। तो यहाँ जो कथन सही माना है वो पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही बताए हैं। पहला कथन जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच कर सकारात्मक रिपोर्ट के बाद केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति द्वारा सीधे यदि राष्ट्रपति की राय में यदि जो सदस्य है वो मानसिक या शारीरिक शिथिलता के कारण पद पर रहने के लिए अयोग्य हैं तो उसे हटाया जा सकता है। दोनों कथन यहाँ सही माने हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की कार्यविधि से संबंधित प्रश्न पूछा है। राजस्थान विधानसभा की कार्यविधि से संबंधित प्रश्न यहाँ पर राजस्थान विधानसभा की कार्यविधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया है कि तारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर दिए जाते हैं और उन पर पूरक प्रश्न किए जा सकते हैं। दूसरा कथन यहाँ पर है कि विधानसभा में तारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं और उन पर पूरक प्रश्न नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पर जो सही माना है वो न तो पहला कथन और न ही दूसरा कथन, यानी दोनों ही कथन यहाँ पर जो दिए हैं वो विधानसभा में जो कार्रवाई में संबंधित जो प्रश्न हैं, जो कार्रवाई से संबंधित है वो असत्य दिए हैं। विधानसभा में जो तारांकित प्रश्न से संबंधित प्रश्न हैं दोनों ही कथन यहाँ पर असत्य बताए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के सत्र, यहाँ पर विधानसभा के सत्र को आमंत्रित करने से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन यहाँ पर दिया है कि जब सभा के किसी सत्र को आमंत्रित किया जाए तो अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को ऐसी तारीख, समय और स्थान की सूचना देगा जो राज्यपाल द्वारा सभा की बैठक बुलाने के निमित्त नियत किए गए हों तथा वह राजपत्र में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाएगा। तो यहाँ पर पहला कथन था। दूसरा कथन दिया था, परंतु यदि कोई सत्र अल्प सूचना से बुलाया जाए तो अध्यक्ष सदस्यों को सभी बैठक की तारीख, समय और स्थान की सूचना अन्य किसी रीति से देगा जो राज्यपाल निर्देशित करेगा। तो यहाँ जो कथन सही माने हैं उसमें न तो ए और न ही बी, ये दोनों ही कथन जो हैं यहाँ पर फिर असत्य वाले आए हैं कि विधानसभा से संबंधित जो सत्र आमंत्रित करने से संबंधित जो दो कथन यहाँ पर थे वो दोनों ही असत्य कथन यहाँ पर पूछे हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहाँ मनाया गया? तो 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती यानी उनके जन्म दिवस पर 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया था? राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 2025 को जयपुर में मनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है कि राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का प्रथम संस्करण जुलाई 2025 में पुष्कर में आयोजित किया गया। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन यह दिया है कि यह आयोजन कैमिल्डर्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर जो कथन दिए हैं ये दोनों कथन ही सही कथन हैं। पहला कथन जो था कि ये जो प्रतियोगिता है राजस्थान समृद्ध लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का प्रथम संस्करण जो है वो जुलाई 2025 में पुष्कर में आयोजित किया गया, सही है। और दूसरा यह आयोजन जो है कैमिल्डर्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के द्वारा आयोजित किया गया। ये दोनों ही कथन सही बताए हैं।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल, यहाँ राजकीय जो सरकारी राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित किसके नाम पर रखा गया? तो यहाँ पर रामी देवी रामनारायण राठी के नाम पर देश का जो पहला, यहाँ पर पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम रामी देवी रामनारायण राठी के नाम पर जो है वो राजकीय बालिका सैनिक स्कूल, पहला राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम रामी देवी रामनारायण राठी के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है, सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचाने सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। निम्नलिखित में कौन सी इस गतिविधि पर पहल का हिस्सा नहीं थी? तो यहाँ पर जो हिस्सा नहीं थी, ये गतिविधि नहीं थी वो बतानी है, और ये गतिविधियां जो अन्य गतिविधियां हैं ये थी 24 जून से 9 जुलाई जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया, उसमें पशुओं का टीकाकरण गतिविधि थी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण ये गतिविधि थी, जल कनेक्शन ये भी जो है ये गतिविधि थी, लेकिन कर्मचारियों के मामलों का निपटारा जो है यह गतिविधि इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा में नहीं थी। अगला प्रश्न है, रामाश्रय वार्ड के बारे में विचार करना है। यहाँ पर रामाश्रय वार्ड के बारे में तो 14 मार्च 2024 से बुजुर्गों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और अस्पतालों में सम्मानजनक उपचार हेतु जिलों के अस्पताल में रामाश्रय वार्ड का शुभारंभ किया गया। दूसरा कथन है यहाँ पर, रामाश्रय वार्डों में निजता सुनिश्चित करने के लिए पर्दे लगे 10 फाउंडर बेड पुरुषों और महिलाओं के लिए 5-5 आरक्षित किए गए। तो यहाँ पर जो कथन है वो दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य बताए हैं। किस योजना के बारे में? रामाश्रय वार्ड के बारे में। रामाश्रय वार्ड जो है 14 मार्च 2024 की बात, बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों में सम्मानजनक उपचार के लिए रामाश्रय वार्डों का शुभारंभ किया गया 14 मार्च 2024 से, और उनकी निजता सुनिश्चित करने के लिए 10 पुरुषों और 10 महिलाओं के लिए 10 फाउंडर बेड लगाए गए। अगला प्रश्न है, गुज्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की मांग की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर गुज्जर समाज के लिए जो कैबिनेट कमेटी जो गठित की गई उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उनमें जोराराम कुमावत जो हैं वो सम्मिलित नहीं है। उसके अलावा जोगाराम पटेल, जवाहर सिंह बेडम और अविनाश गहलोत जो हैं ये इस समिति का हिस्सा है जो गुज्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो कैबिनेट समिति बनाई गई है, इसमें जोराराम कुमावत जो है वो सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन एनआर इवेंट 2025 में राजस्थान के सुखमन सिंह ने किस वर्ग में द्वितीय स्थान जो है वो प्राप्त किया था? सुखमन सिंह ने इस प्रतियोगिता में जो स्थान हासिल किया था, द्वितीय स्थान हासिल किया था किसमें? तो 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ मैन इंडिविजुअल जो है, इसमें सुखमन सिंह ने जो 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 से देहरादून में जो ये प्रतियोगिता आयोजित हुई, इसमें सुखमन सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में डेफ मैन इंडिविजुअल में द्वितीय स्थान हासिल किया था। अगला प्रश्न है, जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा निम्नलिखित शहरों में किसमें पहली बाइक ऑन रेट सेवा को रोड ऑप राइड पहली बाइक ऑन रेट सेवा को ऑप राइड का शुभारंभ किया गया? तो ये उदयपुर शहर में पहली बाइक ऑन रेंट सेवा यानी को ऑप राइड
का शुभारंभ उदयपुर में किया गया जून 2025 में। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि राजस्थान के 10 खिलाड़ी मौजूदा सीजन में भाग ले रहे हैं। दूसरा कथन है कि जयपुर के पिंक पैंथर्स द्वारा 1.38 करोड़ में खरीदे गए सचिन तंवर और नीलामी रहे राजस्थान के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी। तो यहाँ पर 2 कथन दिए हैं और न तो एक और न ही दूसरा, दोनों ही कथन यहाँ पर गलत पूछे हैं कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में। यहाँ पर पहला कथन जिसमें राजस्थान के 10 खिलाड़ी, यह भी गलत है, और दूसरा जयपुर पिंक पैंथर्स ने 1.38 करोड़ में सचिन तंवर को नीलामी में सबसे दूसरे महंगे खिलाड़ी, यह भी गलत है। दोनों ही कथन यहाँ पर गलत पूछे हैं। अगला सुमेलित करना है, जिसमें सुमेलित नहीं है वाला बताना है और महासागर और सीमावर्ती सागर सही नहीं है वो बताना है। तो दक्षिणी प्रशांत का सीमावर्ती सागर बंडा सागर है जो सही है। आर्कटिक का जो कारा सागर है वो सीमावर्ती सागर है, और यहाँ अटलांटिक का ये जो है वो बेरिंग सागर गलत दिया है, और उत्तरी प्रशांत का यहाँ पर सिल्लू सागर जो है वो सीमावर्ती सागर है। तो यहाँ दक्षिणी प्रशांत का बंडा सागर सीमावर्ती सागर, आर्कटिक का कारा सागर, उत्तरी प्रशांत का सिल्लू सागर जो है ये सुमेलित है, लेकिन अटलांटिक जो है ये यहाँ पर सीमावर्ती सागर सुमेलित नहीं दिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान की शाहनूर अली की हाल ही की उपलब्धि के बारे में कथनों पर विचार करना है। नाम है शाहनूर अली का। तो शाहनूर अली के बारे में यहाँ पहला कथन दिया है, उन्होंने अंडर 12 यानी मिनी जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। और दूसरा कथन यहाँ पर दिया है कि यह प्रतियोगिता 5 से 7 जुलाई 2025 तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित की गई। तो यहाँ पर जो कथन है वो दोनों ही कथन जो हैं वो सही दिए गए हैं। पहला कथन यहाँ पर है कि जो शाहनूर अली हैं उन्होंने अंडर 12 यानी मिनी जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, और 5 से 7 जुलाई 2025 तक के महाराष्ट्र के नासिक में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, डोलड्रम निम्नलिखित में से किस अक्षांश के मध्य स्थित है। तो डोलड्रम जो है वो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य डोलड्रम जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है तो बर्टलैंड रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रकाशित की गई। ये बर्टलैंड रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई। दूसरा कथन यहाँ पर है कि एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित है। और अगला कथन है कि स्टॉकहोम सम्मेलन की मुख्य थीम सतत विकास थी। ये 3 कथन यहाँ पर पूछे गए, जिसमें ए और बी जो कथन है वो सही दिया है। ए और बी कथन है कि बर्टलैंड रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी, यह सत्य कथन है। और दूसरा जो है एजेंडा 21 जो रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित है, यह कथन भी सही दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में देशों का कौन सा समूह है 2025 तक उनकी कुल जनसंख्या यानी अनुमानित के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है, यानी घटते हुए क्रम में पूछा है और अनुमानित यहाँ पर कुल जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर घटते हुए क्रम में इंडोनेशिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया जो है यहाँ पर सही सुमेलित दिया है। समूह बताना है जिसमें कुल जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में इंडोनेशिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है वाला बताना है, जिसमें किम्बरले पठार जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, सही है। बोलीविया पठार जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है, यह भी सही है। और कटंगा पठार जो है यह अफ्रीका में है, लेकिन तासिली पठार जो है
तासीली पठार यह एशिया में नहीं है। ये जो अन्य पठार हैं, किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में, बोलिविया पठार दक्षिणी अमेरिका में, कटंगा पठार अफ्रीका में है। अगला प्रश्न जो है, यहाँ अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है। तो यहाँ पर अक्टूबर तथा नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है। तो यहाँ जो कथन जो है, जिसमें पूर्वी अवदाब एवं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसंचरण के खिसकाव के कारण जो है अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है। इसका कारण जो है वो पूर्वी अवदाब और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसंचरण के खिंचाव के कारण जो है वो अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान करनी है, या नदी से संबंधित प्रश्न पूछा है। पहला कथन है, भारत में ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम जो है वो बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। और अगला कथन है कि इसे सिंगी खब्बान के रूप में भी जाना जाता है। और अंतिम कथन है कि लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह एक दर्शनीय महाखंड यानी गार्ज का निर्माण करती है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? यह सिंधु नदी के बारे में कहा जा रहा है कि यह भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है और इसका उद्गम बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है और इसे सिंगी खंबान के रूप में जाना जाता है। यानी सिंधु नदी को सिंगी खंबान के रूप में जाना जाता है और यह यानी सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटते हुए एक दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें पश्चिमी बंगाल के बाद मैंग्रोव वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है? यहाँ पर मैंग्रोव वन जो क्षेत्र हैं उनका सबसे बड़ा क्षेत्र बताना है रिपोर्ट 2021 के अनुसार। तो मैंग्रोव वन क्षेत्र जो है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो गुजरात में है। अगला प्रश्न है, सुमलित नहीं है बताना है। तो यहाँ पर सुमलित नहीं है वाला बताना है। यहाँ सुमलित में K2 ये ट्रांस हिमालय में है, K2 ट्रांस हिमालय में, पीर पंजाल जो है वो लद्दाख हिमालय में है और यहाँ सुमलित नहीं दिया है। कुल्ला कांगड़ी जो है ये कुमाऊं हिमालय में नहीं है और करेबाज जो है ये कश्मीर हिमालय में है। तो K2 ट्रांस हिमालय, पीर पंजाल लद्दाख हिमालय और करेबाज जो है वो कश्मीर हिमालय में है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रति बूंद अधिक फसल पहल के संदर्भ में यहाँ पर सही कथन बताना है। तो पहला कथन यहाँ पर दिया है कि यह पहल पानी की दक्षता बढ़ाने की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो PMKSY का एक घटक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक है। दूसरा, प्रति बूंद अधिक फसल पहल के अंतर्गत कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, यानी 50% किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो यहाँ जो कथन सही दिया है केवल एक कथन जो है पहला कथन कि यह पहल पानी की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक है, प्रति बूंद अधिक फसल वाला। तो ये कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला क्षेत्र और राज्य से संबंधित जो है वो सही युग्म बताने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दिए हैं वो तालचर कोयला क्षेत्र, तालचर ये उड़ीसा में दे रखा है, झरिया जो है वो पश्चिमी बंगाल दे रखा है और कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ दे रखा है। तो इनमें जो सही है वो केवल A और B सही दिया है, जिसमें तालचर उड़ीसा और झरिया पश्चिमी बंगाल ये केवल दो जो हैं
ये कोयला क्षेत्र वो सही दिए हैं। कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये तालचर ओडिशा में और झरिया पश्चिमी बंगाल में कोयला क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए थीम आधारित सर्किट रेलों के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किन रेलों को प्रारंभ किया गया? तो यहाँ भारत गौरव जो है, इन रेलों को प्रारंभ किया गया। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने की थीम पर सर्किट रेलों के रूप में यहाँ पर प्रारंभ किया। गौरव, भारत गौरव रेलों को संचालित किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य अवरोही क्रम में, यानी जो शीर्ष 5 आयात गंतव्य जो घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम में बताना है। तो यहाँ चीन, रूस, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब, यह जो ऑप्शन है वो सही बताया है, जिसमें शीर्ष 5 आयात गंतव्य 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार है चीन, रूस, यूएसए और संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, भारत के कपड़ा उद्योग, भारत के कपड़ा उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन यह दिया है कि भारत जूट का एक प्रमुख उत्पादक है, जूट के मामले में प्रमुख उत्पादक हैं, और कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर उत्पादन विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। दूसरा कथन यहाँ पर दिया है कि भारत कपड़ा और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, यहाँ तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बताया है, और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 6% है। तीसरा कथन जो बताया है वह बताया है भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तलिखित सहित कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग 8% रही। यहाँ हिस्सेदारी लगभग 8% बताई है, दूसरे में यहाँ 6% बताई है। तो यहाँ जो कथन केवल ए और सी जो हैं वो सही माने हैं, बी कथन जो है वो सही नहीं है। दोबारा देखते हैं ए और सी को। भारत जूट का एक प्रमुख उत्पादक और कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर का उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है, यह कथन सही है। और सी ऑप्शन में भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग 8% रही, यह भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के संदर्भ में यहाँ पर कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया है भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना, यानी एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी जिसमें 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा जिसे परिषद में राज्य सचिव द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पहला कथन यह हो गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के विषय में। दूसरा कथन दिया है कि लोक सेवा आयोग के प्रत्येक सदस्य 4 वर्ष तक पद पर रहेंगे तथा उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये कथन दिए हैं दो। जो पहला कथन है वो सही माना है, दूसरा गलत बताया है। तो पहला कथन जो दिया था कि भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी जिसमें 5 सदस्य से अधिक सदस्य नहीं होंगे और एक अध्यक्ष होगा जिसे परिषद में राज्य सचिव द्वारा नियुक्त किया जाएगा। दूसरा कथन यहाँ पर गलत माना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया है वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी से भी अधिक हो गई, जो 2005 में 1.9% से बढ़कर 2023 में लगभग 4.3% हो गई। और दूसरा कथन है दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ये दो कथन दिए थे, यहाँ कथन एक सत्य है और कथन दूसरा जो है वो असत्य बताया है। तो पहला कथन यहाँ पर सत्य है। पहला कथन दोबारा देखते हैं। पहला कथन सत्य है कि वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी से भी अधिक हो गई है।
जो 2005 में 1.9% से बढ़कर 2023 में 4.3% हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए और उनमें से उन सिद्धांतों को ढूंढिए जिन पर संविधान सभा में अम्बेडकर अविश्वास प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार करना है, उन सिद्धांतों को ढूंढना है जिन पर संविधान सभा में अम्बेडकर अविश्वास प्रकट करते हैं। तो ये जो कथन दिए थे इसमें केवल पहला और तीसरा, पहला में ग्राम स्तरीय पद सोपान और तीसरा जो दिया है नेतृत्व पूजा, यहाँ पर अम्बेडकर अविश्वास प्रकट करते हैं। अविश्वास जो यहाँ पर है वो अम्बेडकर द्वारा ग्राम स्तरीय पद सोपान और नेतृत्व पूजा के मामले में। उसके अलावा ऑप्शन दिए थे पृथक निर्वाचन क्षेत्र और सामाजिक न्याय की आरंभिक स्थिति के रूप में लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची 1 और 2 को मिलान करना है जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 की भाग संख्या और विषय वस्तु दी गई है। तो यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भाग संख्या अधिनियम की 8 जो है उसकी अगर बात करें तो ये संघीय रेलवे प्राधिकरण से संबंधित है, संघीय रेलवे प्राधिकरण से संबंधित हैं। और भाग संख्या जो 10 हैं, भाग संख्या जो 10 हैं वो भाग संख्या 10 जो है वो भारत में क्राउन की सेवाओं से संबंधित हैं। और जो 11 हैं वो संबंधित हैं राज्य सचिव, उसके सलाहकार एवं उनका विभाग से संबंधित हैं। और जो भाग संख्या 13 हैं वो संक्रमणकालीन प्रावधान से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ कथन दिए हैं, अनुच्छेद 15 के संबंध में अपने कथन देखना है। पहला कथन यहाँ पर दिया है कि अनुच्छेद 15 एक राज्य और व्यक्तियों को केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। यानी केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। दूसरा कथन यहाँ दिया है कि अनुच्छेद 15(5) के तहत 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा जोड़ा गया था, जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त सभी निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित विशेष प्रावधान करता है। तो यहाँ पर जो न तो 1 और न ही 2, दोनों ही कथन जो है वो सही नहीं बताए हैं, दोनों ही कथन असत्य पूछे हैं। ये जो राज्य के व्यक्तियों को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव से रोकता है, ये अनुच्छेद 15(1) के तहत नहीं है, यह भी गलत है। और दूसरा जो है वो अनुच्छेद 5 के तहत जो 93वें संविधान संशोधन 2006 में ये जोड़ा गया भी निजी शिक्षण केंद्र संस्थानों में प्रवेश से संबंधित विशेष प्रावधान, ये भी गलत बताया है। दोनों ही गलत प्रश्न, दोनों ही कथन जो है वो गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय, वाद से संबंधित प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द शामिल किए जाने पर यह माना कि इससे न्यायालय को उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व के पक्ष में अधिक से अधिक सुझाव रखने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर एक्सेलवियर बनाम भारत संघ 1979 में ये जो वाद था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द शामिल किए जाने पर यह माना कि इससे न्यायालय को उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व के पक्ष में अधिक से अधिक सुझाव रखने में मदद मिलेगी, वो था एक्सेलवियर बनाम भारत संघ 1979। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में भारत की संसद ने
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया? तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया, तो यहाँ पर अनुच्छेद 42 के अनुसार अनुच्छेद पूछा था, यहाँ पर अनुच्छेद 42 के अनुसार जो भारत की संसद ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 जो है वो पारित किया। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव 2022। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में किस राज्य संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य न्यूनतम था? तो यहाँ राष्ट्रपति चुनाव 2022 में राज्य और संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य न्यूनतम था, ये पूछा है। तो यहाँ सिक्किम का जो है वो प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य जो है यहाँ विधानसभा के वो न्यूनतम था। अगला प्रश्न है भारत की दूसरी प्रभुत्वकारी दल प्रणाली की संकल्पना किसने प्रतिपादित की है? भारत की दूसरी प्रभुत्वकारी दल प्रणाली की संकल्पना किसने प्रतिपादित की है? तो वो सुहास पलसीकर जो हैं उनके द्वारा भारत की दूसरी प्रभुत्वकारी दल प्रणाली की संकल्पना प्रतिपादित की गई, सुहास पलसीकर के द्वारा। प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद से संबंधित प्रश्न है, यह उद्धृत किया कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के खंड क में वर्णित कर्तव्य के अनुरूप है। तो ये कौन सा वाद था जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराना? तो ये भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004 का वाद था, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराना ये अनुच्छेद 51 क के खंड क में वर्णित कर्तव्य के अनुरूप है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफेलिया प्लस गुटनिरपेक्षता के रूप में चित्रित किया? वेस्टफेलिया प्लस गुटनिरपेक्षता के रूप में चित्रित करने वाले जो विद्वान थे वो कांति वाजपेयी थे, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफेलिया प्लस गुटनिरपेक्षता के रूप में चित्रित किया, कांति वाजपेयी ने। किस वर्ष में भारत में लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी रखा गया? तो 2014 में भारत में लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया गया था 2014 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पहला है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र के संपोषित विकास एजेंडा 2030 को सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित सम्मेलन में ग्रहण किया गया। दूसरा कथन यहाँ है कि 17 संपोषित विकास का उद्देश्य तथा 169 लक्ष्य एक एजेंडे का हिस्सा है। और तीसरा कथन है खुशी से रहें, यह एजेंडा का सार्वभौमिक सिद्धांत है। तो यहाँ जो कथन है वो सही माने हैं केवल पहला और दूसरा, तीसरा कथन यहाँ सही नहीं माना है। पहला कथन दोबारा देखें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संपोषित विकास एजेंडा 2030 को सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित सम्मेलन में ग्रहण किया। एजेंडा 2030 जो है संपोषित विकास एजेंडा 2030। अगला जो है वो 17 संपोषित विकास उद्देश्य तथा 169 लक्ष्य इस एजेंडे का हिस्सा है, ये भी कथन सही है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है श्रमिकों में सक्रिय ट्रेड यूनियन को पहचानिए जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संस्थापित की गई है। लाला लाजपत राय द्वारा जो संस्थापित हैं वो जो यूनियन जो है वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संस्थापित हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान केंद्र जो है ICSTD जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान केंद्र जो है, यह विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ये विश्व बैंक का समूह है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यह भी विश्व बैंक का समूह है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC जो है, ये भी विश्व बैंक का समूह है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान केंद्र यह विश्व बैंक का समूह नहीं है। अगला प्रश्न देखें, सांस्कृतिक वैश्वीकरण से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत विश्व के एक हिस्से में उत्पादित सूचना, वस्तुएं और छवियां वैश्विक प्रवाह में प्रवेश करती हैं, जो राष्ट्रों, क्षेत्रों और व्यक्तियों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों को समतल करती हैं। दूसरा कथन यह दिया है, हालांकि सांस्कृतिक वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो समरूपता या सांस्कृतिक समतलीकरण और ध्रुवीकरण और विविधता दोनों उत्पन्न करती हैं। तो ये दो कथन यहाँ पर दिए थे और दोनों ही कथन जो हैं वो सही बताए हैं। दोनों कथन यहाँ पर जो है वो सांस्कृतिक वैश्वीकरण के जो कथन हैं वो सही हैं। दोबारा देखें, सांस्कृतिक वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत विश्व के एक हिस्से में उत्पादित सूचना, वस्तुएं और छवियां वैश्विक प्रवाह में प्रवेश करती हैं, जो राष्ट्रों, क्षेत्रों और व्यक्तियों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों को समतल करती हैं। दूसरा कथन दिया था कि हालांकि सांस्कृतिक वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो समरूपता या सांस्कृतिक समतलीकरण और ध्रुवीकरण और विविधता दोनों उत्पन्न करती है। ये दोनों ही कथन सही माने हैं। अगला है, अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र को आकार देने वाली कई ऐतिहासिक जड़ों में एक अग्रणी व्यक्ति जिन्होंने पहली शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की और बालक को एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखा, वे कौन थे? वो जॉन ड्यूक थे, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आकार देने वाली कई ऐतिहासिक जड़ों में से एक अग्रणी व्यक्ति यानी जॉन ड्यूक जो थे, उन्होंने पहली शैक्षणिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है वो स्थापित की और बालक को एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखा, तो वो जॉन ड्यूक थे। अगला प्रश्न है, विकास के प्रारूप पैटर्न को समझने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य आवश्यक नहीं है? यहाँ पर नहीं है बताना है। विकास के प्रारूप यानी पैटर्न को समझने के लिए कौन सा तथ्य नहीं है विकास के प्रारूप पैटर्न को समझने के लिए? तो यहाँ पर विकास के प्रारंभिक आधार जटिल होते हैं, यह विकास के प्रारूप को समझने के लिए जरूरी है। दूसरा, विकास उत्तेजना द्वारा बढ़ता है, यह भी विकास के प्रारूप को समझने के लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ सभी व्यक्ति समान होते हैं, यह विकास के प्रारूप को नहीं समझाता है। और अंतिम कथन यहाँ कि सांस्कृतिक परिवर्तन विकास को प्रभावित करते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन जो है विकास को प्रभावित करते हैं, सही है। अगला, प्याजे के विकास सिद्धांत। प्याजे के विकास सिद्धांत की इस अवस्था में विद्यार्थी भौतिक वास्तविकता के बिना न केवल संप्रत्य को समझते हैं, अपितु वे संभावनाओं और असंभावनाओं के विषय में गहन चिंतन में भी सम्मिलित होते हैं। तो यह अवस्था कौन सी है? प्रश्न पूछा है कि प्याजे की जो विकास सिद्धांत है उसमें जो भौतिक वास्तविकता के बिना
न केवल संप्रत्यय को समझते हैं अपितु वे संभावनाओं और असंभावनाओं के विषय में गहन चिंतन में भी सम्मिलित होते हैं। तो ऐसी जो अवस्था होती हैं वो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती हैं। पियाजे के अनुसार औपचारिक जो क्रियात्मक अवस्था है उसमें विकास सिद्धांत की इस अवस्था में भौतिक वास्तविकता के बिना, ठीक है, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती है। अगला प्रश्न देखें, कैरोल 1965 यानी कैरोल 1965 के अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में शैक्षिक मनोविज्ञान को व्यवहारिक रूप से कैसे लागू करना चाहिए। तो यहाँ जो शिक्षक को जो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो कक्षा में किस प्रकार लागू करना चाहिए, तो छात्रों के विद्यालय अधिगम के सभी पक्षों को समझकर उसे लागू करना चाहिए। छात्रों के विद्यालय अधिगम के सभी पक्षों को समझकर लागू करना चाहिए। अन्य कथनों को देखें तो यहाँ अन्य कथन दिए हैं कि केवल शैक्षणिक सामग्री प्रदान करने पर ध्यान देकर, यहाँ सही नहीं है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग करके, यह भी सही नहीं है। और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कंटस्थ करने वाली बात भी सही नहीं है। लेकिन छात्रों के विद्यालय अधिगम के सभी पक्षों को समझकर जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा में व्यवहारिक रूप से लागू करना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण के स्तर के आधार पर निम्नलिखित में से अधिगम का सबसे सरल प्रकार कौन सा होता है। तो यहाँ पर सबसे सरल प्रकार, अधिगम का सबसे सरल प्रकार जो होता है वो स्मृति स्तर अधिगम होता है। शिक्षण के स्तर के आधार पर जो स्मृति स्तर अधिगम होता है वो अधिगम का सबसे सरल प्रकार माना जाता है। अगला प्रश्न है, हार्दिक को गणितीय अवधारणाओं का ज्ञान है जो उसके भौतिकी सीखने में मदद कर रहा है। सीखने के इस हस्तांतरण को सबसे अच्छी तरह किस सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये समान अव्यय तत्वों का जो सिद्धांत है उसके द्वारा सबसे अधिक समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है बताना है। रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है वाला बताना है। तो यहाँ पर अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य संप्रत्यय निर्माण एवं गहन बोध है। अनुदेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो संप्रत्यय का निर्माण और गहन बोध होता है, सही है। दूसरा, सीखना एक रचनात्मक गतिविधि है तथा छात्रों को इसे कार्यान्वित करना होता है। यह भी रचनावादी शिक्षण के लिए सही है। लेकिन रचनावाद शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है, यह गलत दिया है कि रचनावाद शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है, यह गलत दिया है। उसके अलावा रचनावाद पूर्व विद्यालय ज्ञान और अनुभव के अस्तित्व पर बल देता है, यह भी रचनावादी के बारे में सही है कि रचनावाद पूर्व विद्यमान ज्ञान या अनुभव के अस्तित्व पर बल देता है, सही है। नैतिक विकास के क्षेत्र डोमेन जो सिद्धांत है, नैतिक विकास क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित करने और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक सहमति और स्थापित परंपरागत नियमों को कहा जाता है। तो उसे सामाजिक परंपरागत तर्क कहा जाता है, अगला प्रश्न है, यहाँ सूची एक परीक्षण और मनोवैज्ञानिक को मिलान करना है जिसमें सुमेलित का चयन करना है। तो यहाँ पर मिलान करना है जिसमें 16 पीएफ प्रश्नावली जो है वो कैटल के द्वारा दी गई, 16 पीएफ प्रश्नावली कैटल के द्वारा दी गई। और शब्द शास्त्रीय परीक्षण जो है वो फ्रायड व जुंग के द्वारा दिया गया था। और प्रासंगिक अंतर्बोध जो परीक्षण है वो मरे और मार्गन के द्वारा दिया गया था। मार्गन द्वारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और बाल अंतर्बोध परीक्षण जो है वो ब्लैक के द्वारा दिया गया। तो ये
16 प्रश्नावली कैटल के द्वारा, शब्द साहचर्य परीक्षण फ्राइड और जुंग के द्वारा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बरे एवं मार्गन के द्वारा, और बाल अंतर्बोध परीक्षण जो है वो ब्लैक के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रवीण स्वभाव से बहुत आक्रामक है। जो प्रवीण नाम का बालक है वो स्वभाव से आक्रामक था और वह अन्य लोगों के साथ लड़ाई करता था। बाद में सामाजिक रूप से अस्वीकार इस व्यवहार को दूर करने हेतु वह एक अच्छा मुक्केबाज बन गया और उसके द्वारा अपनाई गई रक्षात्मक युक्ति बतानी है। एक प्रवीण नाम का बालक आक्रामक था, लड़ाई करता था और सामाजिक रूप उसे अस्वीकृत इस व्यवहार से दूर करने हेतु वह एक अच्छा मुक्केबाज बन गया। तो वो उसने क्या किया, उसने उदात्तीकरण किया। उसने क्या किया, उदात्तीकरण किया, उदात्तीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आलपोर्ट द्वारा वर्गीकृत व्यक्तिगत शील गुणों को दर्शाता है? तो यहाँ पर आलपोर्ट द्वारा वर्गीकृत व्यक्तिगत शील गुणों को दर्शाता है। कॉर्डिनल केंद्रीय एवं गौण शील गुण जो है उसको आलपोर्ट द्वारा वर्गीकृत व्यक्तिगत शील गुणों को दर्शाता है। कॉर्डिनल केंद्रीय एवं गौण शील गुण। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक समस्या को रखता है और विद्यार्थियों को उस समस्या के जवाब में अपने विचार अपसारी रूप से उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी विचारों को बाद में मूल्यांकन हेतु रिकॉर्ड किया जाता है। सृजनात्मकता को प्रोन्नत करने हेतु शिक्षक द्वारा उपयोग में ली गई इस विशिष्ट प्रविधि को कहा जाता है तो उसे मस्तिष्क उद्दीलन कहा जाता है। उसे मस्तिष्क उद्दीलन कहा जाएगा, जिसमें एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक समस्या को रखता है और विद्यार्थियों को उस समस्या के जवाब में अपने विचार अपसारी रूप से उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी विचारों को बाद में मूल्यांकन हेतु रिकॉर्ड किया जाता है। सृजनात्मकता को प्रोन्नत करने हेतु शिक्षक द्वारा उपयोग में ली गई इस विधि को मस्तिष्क उद्दीलन विधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जॉन डी मेयर और पीटर शेलोव ने अपनी पुस्तक संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में संवेगात्मक बुद्धि में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र दिए हैं? यानी संवेगात्मक बुद्धि में जो क्षेत्र हैं वो दिए हैं। तो यहाँ पर जो है वो अगर देखें तो यहाँ पर बी, सी, डी और ई, यहाँ पर संवेगों का प्रत्यक्षीकरण जो है वो जॉन डी मेयर और पीटर शेलोव ने अपनी पुस्तक में दिए। तो यहाँ पर संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों को प्रतिबंधित करना, संवेगों का विचार प्रक्रिया में समन्वय और संवेगों को समझना और अंतर्वैयक्तिक संबंध जो है ये संवेगात्मक बुद्धि के क्षेत्रों में इन्होंने जॉन डी मेयर और पीटर शेलोव ने अपनी पुस्तक में दिए थे। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्धि प्रतिमान में बौद्धिक कार्य के आधारभूत आयामों में निम्नलिखित में कौन सा आयाम सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर गिलफोर्ड के जो बुद्धि प्रतिमान में बौद्धिक कार्यों के आधारभूत आयामों में निम्नलिखित कौन सा कार्य आयाम नहीं है? तो यहाँ पर संक्रिया है, नहीं है वाला बताना है, उसमें दक्षता नहीं है, लेकिन संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ये गिलफोर्ड के जो बुद्धि प्रतिमान में जो आयाम बताए थे उनमें है संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, लेकिन दक्षता नहीं है। अगला प्रश्न है, आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सा घटक गर्व और सफलता की भावना से संबंधित है? जो एक व्यक्ति कठिन कार्य करते समय अनुभव कर सकता है तो उसमें होती है निपुणता। जब आंतरिक अभिप्रेरणा का जो घटक है निपुणता, उसमें गर्व और सफलता की भावना होती है। निपुणता में जो सफलता की भावना है वो होती है गर्व और सफलता की भावना निपुणता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य ऐसा है जिसे कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रभाव या प्रभावी कार्यान्वयन हेतु
सावधानी की आवश्यकता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए सावधानी की आवश्यकता है। संपूर्ण कक्षा से समान दक्षता प्राप्त करने की अपेक्षा करना, ये जो है ये व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सावधानी की आवश्यकता है इसमें कि संपूर्ण कक्षा से समान दक्षता प्राप्त करने की अपेक्षा करना। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो विद्यार्थियों के स्व निर्णय और स्वायत्तता को प्रेरित करने के लिए सहायक हैं। तो इसमें जो सही नहीं है वाला बताना है। तो इसमें स्व निर्णय और स्वायत्तता को प्रेरित करने के लिए जो कथन यहाँ पर दिए हैं उसमें विद्यार्थियों को वैकल्पिक चुनने की अनुमति देना और उन्हें प्रोत्साहित करना। और ये जो गलत दिया है कि विद्यार्थियों के विकल्पों के परिणाम के लिए शिक्षक को उत्तरदायी ठहराना। और यहाँ पर जो सही कथन दिया है उसमें सीमाओं, नियमों और प्रतिबंधों के लिए औचित्य प्रदान करना। और अंतिम जो है नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना और मान्यता देना, ये जो है वो स्व निर्णय और स्वायत्तता को प्रेरित करने के लिए सहायक हैं। लेकिन ऑप्शन 2 जो विद्यार्थियों के विकल्पों के परिणामों के लिए शिक्षक को उत्तरदायी ठहराना, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, संबंधों की अनुभूति और प्रतीकों और विचारों को पुनः संचरित करना जैसी प्रक्रियाओं को अभिक्षमता के किन घटकों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये बौद्धिक घटकों में किया गया है कि संबंधों की अनुभूति और प्रतीकों व विचारों को पुनः संचरित करना जैसी प्रक्रियाओं को अभिक्षमता के किन घटकों में वर्गीकृत किया गया है। तो बौद्धिक घटक के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता रुचि से संबंधित नहीं है। कौन सी विशेषता रुचि से संबंधित नहीं है। तो यहाँ रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता, यह रुचि से संबंधित नहीं है। रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता, तो ये रुचि से संबंधित नहीं है कि रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता। उसके अलावा रुचि एक अभिप्रेरक शक्ति है। रुचि के अनुसार कार्य करने से लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिलती है। रुचियां स्थिर व स्थायी नहीं होती है। रुचि स्थिर और स्थायी नहीं होती है। तो ये रुचि से संबंधित है, लेकिन ये जो है वो अर्जित नहीं किया जा सकता वाली बात है, गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक तकनीक अपचारियों में सुधार के लिए उपयोग में की जाती है। तो यहाँ पर उपचारात्मक जो तकनीक है वो अपचारियों में सुधार के लिए उपयोग ली जाती है। उनमें A, C और D यहाँ पर जो है मनोगतिक विधि, पुनर्वास विधि और व्यवहारात्मक विधि जो है ये अपचारियों में सुधार के लिए प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित है। राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ जो अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत जो है वो राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है अर्धशुष्क प्रदेशों में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान की किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता। यहाँ पर मध्य प्रदेश से जो राजस्थान में जो नदी है वो नहीं बहती। यहाँ पार्वती नदी, माही और काली सिंध जो है वो मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, लेकिन सोम का जो है वो मध्य प्रदेश से उद्गम नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2023-24 में किस श्रेणी में वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक था। तो यहाँ पर वन की श्रेणी पूछा है कि कौन से वनों के क्षेत्रों में कुल वनों का क्षेत्र 50% से अधिक था जो 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ पर जो रक्षित वन है वो कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक था, रक्षित वन। अगला प्रश्न है, राजस्थान 3000 स्तंत्र किस्म का संबंध किस फसल से है। तो ये किस्म जो है राजस्थान 3000 स्तंत्र है, ये गेहूं की किस्म है। ये राजस्थान 3000 स्तंत्र गेहूं की किस्म है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी साहिवाली का मिश्रण
नस्ल है। सिंधियों साहिवाल की मिश्रित जो नस्ल है वो राठी है। गोवंश की जो सिंधी और साहिवाल की जो मिश्रित नस्ल है वो राठी नस्ल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर है? दक्षिणी अरावली का शिखर जो है सायरा जो है वो दक्षिणी अरावली का शिखर है सायरा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 55% से कम थी? तो यहाँ पर साक्षरता दर जो है वो 55% से कम, तो यहाँ पर जिला पूछा है तो जिला जालोर जिला जो है उसमें राजस्थान का जालोर जिले में साक्षरता दर 55% से कम थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। तो यहाँ कथन दिए हैं कि भील गांव के समूह को फला कहा जाता है। गैर तथा नेजा भीलों के लिए प्रमुख लोक नृत्य है। गैर और नेजा जो है लोक नृत्य है भीलों का। ग्रासीय जनजाति का प्रमुख है उसे कोतवाल कहलाता है। ये जो कथन है उनमें केवल बी कथन है वह सही दिया गया है कि गैर और नेजा भीलों के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो यहाँ पर गैर तथा नेजा भीलों के प्रमुख लोक नृत्य हैं, केवल बी जो कथन है वही सही है। अगला है, उद्योगों और कहाँ स्थित है ये असुमिलित जो है उसे बताना है, सुमिलित नहीं है उसे बताना है। चंबल फर्टिलाइजर गड्ढेपान के अंदर है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट जो है ये कपासन में नहीं है, ये गलत बताया है। और कैप्स्टन मीटर जो है ये जयपुर में बनाए जाते हैं। राजस्थान टेलीफोन जो है ये भिवाड़ी, राजस्थान टेलीफोन भिवाड़ी में। चंबल फर्टिलाइजर गड्ढेपान में, कैप्स्टन मीटर जयपुर में और राजस्थान टेलीफोन भिवाड़ी के अंदर। अगला है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर का प्रतिशत 2001 से 2011 में सर्वाधिक वाला पूछा है। यहाँ पर नगरीय जनसंख्या दशकीय परिवर्तन में सर्वाधिक है तो ये अलवर जिले की रही। नगरीय जनसंख्या में दशकीय दर का प्रतिशत सर्वाधिक पूछा है तो यहाँ पर आंसर होगा अलवर जिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कथन दिया है कि बीबी लाल के निर्देशन में गिलुंड का उत्खनन किया गया था। दूसरा कथन है वीएन मिश्र के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन किया गया। बीबी लाल ने गिलुंड का और वीएन मिश्र ने बालाथल का उत्खनन किया। ये दोनों ही कथन क्या है, सही दिए हैं कि बीबी लाल ने गिलुंड का उत्खनन किया और वीएन मिश्र के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए कूट का सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है कि विग्रहराज चतुर्थ ने शैव मतावली था। विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावली था। दूसरा कथन दिया है कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। दो कथन दिए हैं और दोनों ही जो कथन हैं वो सही हैं। पहला कथन है कि विग्रहराज चतुर्थ जो है वो शिव का अनुयायी था, शैव मतावली था। और दूसरा कथन है पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज चतुर्थ एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। दोनों ही बात यहाँ सही बताई है। अगला प्रश्न है, बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि मान्यता है कि हूण आक्रमणकर्ता मिहिरकुल ने बेराट का विध्वंस किया था। दूसरा कथन है चीनी यात्री युआनचुआंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर जो दोनों ही जो कथन हैं वो सही हैं। पहला कथन जो है कि जो हूण आक्रमणता मिहिरकुल है उसने बेराट का विध्वंस किया और चीनी यात्री युआनचुआंग ने अपने जो यात्रा वृत्तांत है उसमें बेराट का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, अकबर के गुजरात अभियान में अभियान जो 1573 में निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण सहयोग
प्रदान किया था। किसने? तो राय सिंह ने जो है वो अकबर के गुजरात अभियान में सहयोग प्रदान किया था। राय सिंह था, गुजरात अभियान में सहयोग किया था अकबर का 1573 के राय सिंह ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था? तो यहाँ पर महाराणा प्रताप की सेना में शामिल सालिबान था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में सालिबान जो है वो महाराणा प्रताप की तरफ शामिल था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं थी, पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है ये नसीराबाद में थी। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद में थी। प्रथम बॉम्बे कैवलरी जो है वो नसीराबाद में थी, लेकिन 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर नसीराबाद में नहीं थी। अगला प्रश्न है, नवीन राजस्थान समाचार पत्र प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? नवीन राजस्थान का जो प्रथम प्रकाशन है वो 1922 में हुआ था। नवीन राजस्थान का जो प्रथम प्रकाशन है वो 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1298 में जालोर के निकट कानड़ देव ने किन सेनानायकों के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरह से परास्त किया था? 1298 में जालोर के निकट कानड़ देव ने जो खिलजी सेनाओं को बुरी तरह से हराया था उनमें उलुंग खां और नुसरत खां थे। जो उलुंग खां और नुसरत खां जो सेनानायक थे उनको कानड़ देव ने 1298 में हराया था। अगला प्रश्न है, जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 के संस्थापक कौन थे? जयपुर की जो प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 में गठित की गई थी उसके संस्थापक पूछे हैं। उसके संस्थापक चिरंजीव लाल अग्रवाल थे। अगला प्रश्न है, शोभालाल गुप्त ने निम्न में से किस स्थान पर हरिजन सेवा श्रम की स्थापना की थी? तो सागवाड़ा में शोभालाल गुप्त के द्वारा हरिजन सेवा श्रम जो है वो सागवाड़ा में स्थापित किया गया, शोभालाल गुप्त के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृहत्तर राजस्थान में समाहित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था? तो बूंदी रियासत का जो है वो क्षेत्रफल वृहत्तर राजस्थान में सम्मिलित होने वाली देशी रियासतों में इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था, बूंदी रियासत का। अगला प्रश्न है, पाबूजी के बारे में। पाबूजी के बारे में सही कथन बताना है। पहला कथन है कि पाबूजी के पास कालमी नामक घोड़ी थी। दूसरा कथन है, पाबूजी का विवाह पुगल की भाटी राजकुमारी के साथ हुआ था। तीसरा कथन है, उन्होंने देवलचारिणी की गायों के रक्षार्थ बलिदान दिया था। तो यहाँ पर जो ए और सी कथन है, पाबूजी के पास कालमी घोड़ी थी, सही है। उन्होंने देवलचारिणी की गायें रक्षार्थ अपना बलिदान दिया था, ये ए और सी जो है ये सही माने हैं। अंतिम प्रश्न है पेपर का, निम्नलिखित में से किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित प्रस्ताव रखा था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये प्रस्ताव रखा था। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इस पेपर में पूछे गए थे। सभी पेपर हम यहाँ पर सेकंड ग्रेड के देखेंगे और इनकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। धन्यवाद।